नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था भारतीय नागरिकता, यानी भारतीय नागरिकता किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस तरह से भारतीय नागरिकता खत्म की जा सकती है। आज हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय नागरिकता के ये संशोधन जो CAA बिल है हमारा, ये क्यों लाना पड़ा, और जो NRC है और NRP NPR ये क्यों बनाने पड़े। तो हम लोग देखते हैं CAA जो लाना पड़ा, CAA के पहले CAB लाया गया, यानी CAB मतलब होता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर जब सिग्नेचर हो गए, यानी राष्ट्रपति ने जब हस्ताक्षर कर दिए, तब ये बन गया अधिनियम। तब इसको कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम। अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम हमें लाना पड़ा, सरकार लेके आई, क्योंकि संसद ने इसको पास किया। और जो हमारे आसपास के देश थे, जैसे 3 देश में ज्यादा समस्याएं रहती हैं, उसमें कहा गया जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यानी इन सब जगह, यानी इन 3 देशों में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम संपन्न देश है, या मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान वगैरह में 90% मुस्लिम रहते हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिम ये अदर जो धर्म है उसको मान्यता ही नहीं देते हैं। बांग्लादेश है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है। यहाँ पर यानी इस बिल में ये बताया गया, यानी संसद ने इस नाम पर ये बिल पारित किया। 1955 का जो अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो एक संशोधन लेके आई कि इस संशोधन के तहत जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यानी इन 3 देशों के लोग जो कि रिलीजियस परसिक्यूट, यानी जो धार्मिक, यानी धर्म के नाम पर जिन पर अत्याचार होता है, उन्हें भारत सरकार या उन्हें भारत नागरिकता देगा। यानी जो धर्म के नाम पर मारपीट करते हैं तो उन्हें भारत सरकार या भारत नागरिकता दे दी जाएगी, जो अल्पसंख्यक भी हैं। अब पाकिस्तान वगैरह में अल्पसंख्यक हिंदू पाया जाता है, मुस्लिम तो बहुसंख्यक में आता है। तो यानी इसमें कहा गया केवल कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, इस तरह से कोई भी अगर धर्म का व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से भारत आता है, तो उसे CAA के तहत भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। यानी और इसमें यह भी बताया गया कि जो 1900 जो हमारा देशीकरण है या पंजीकरण, इनमें से जो देश देने के लिए या नागरिकता देने का प्रावधान है, यानी जो पंजीकरण का प्रावधान है 7 साल के लिए, जबकि देशीकरण के लिए 10 साल के लिए। यानी इनमें छूट भी दी जाएगी। जो विदेशों में या जो इन 3 देशों से सताए हुए लोग आएंगे, उन्हें मात्र 5 साल के लिए भारत में रहना पड़ेगा, और 5 साल में रहकर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस बिल में यही बताया गया कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहाँ से जो भी चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, इस जो अल्पसंख्यक लोग हैं वह अगर भारत आते हैं तो उन्हें CAA के तहत, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें जो धर्म के नाम पर सताए जाते हैं,
इस बिल को जैसे अफगानिस्तान या बांग्लादेश की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जो सिया लोग होते हैं, सिया लोग तक को नहीं छोड़ते हैं। अहमदिया मुसलमान ये भी अल्पसंख्यक में है, क्योंकि अभी ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट गया तो मुस्लिमों ने आवाज उठाई कि इसमें अल्पसंख्यक लिखा है, अल्पसंख्यक में उसमें नाम ले लिया गया हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? तो मुस्लिम का नाम इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि उन्होंने एक शब्द दे दिया अल्पसंख्यक, यानी यहां पर जो भी लोग आएगा वो अल्पसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो बहुसंख्यक मुस्लिम है, तो यहाँ अल्पसंख्यक तो हो ही नहीं सकता। अल्पसंख्यक में हमारे जो हिंदू धर्म आता है और ईसाई, जैन, बौद्ध ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, इसीलिए उस पर मुस्लिम के लिए या मुस्लिम शब्द नहीं जोड़ा गया, बाकी अन्य धर्मों के नाम लिए गए, वहां पे लिख दिया गया अल्पसंख्यक। हालांकि अल्पसंख्यक में अगर देखा जाए तो जो सिया होते हैं, सिया मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं, जबकि अहमदिया मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन इनको नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जब ये आपका देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान मुस्लिम संपन्न देश है, मुस्लिम ज्यादा है, तो जब मुस्लिम जिस देश में ज्यादा है वहां अगर मुस्लिम को दिक्कत होगी तब तो बड़ी समस्या वाली बात है, इसलिए मुस्लिम को नहीं रखा गया, बाकी सभी धर्मों को लेने के लिए मान्यता दे दी गई। और ये जो बिल था इसमें जो 20 दिसंबर 2019 ये जो CAA भी था ये हमारा लाया गया था 2019 में लाया गया। अब 2019 में 20 दिसंबर 2019, इस 20 दिसंबर 2019 को जो पाकिस्तान से लोग आए थे, यानी 7 पाकिस्तान यानी शरणार्थियों को या भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। यानी 20 दिसंबर 2019 से जो भारत आए थे शरणार्थी या पाकिस्तानी 7 लोगों को पहली बार नागरिकता देकर इस अधिनियम को पारित कर दिया गया, इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। उसके बाद आइए देखते हैं NRC क्या होता है। NRC, अगर हम NRC की बात करें तो यह मुख्यतया लाना पड़ा असम में, क्योंकि जब बांग्लादेश 1971 में युद्ध हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच, तो NRC लाना पड़ा। इस NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी यह एक ऐसा रजिस्टर या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसे हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यह एक तरह का इस प्रकार का रजिस्टर है जिसमें यह मेनली असम के लिए लाया गया, यानी असम सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा लाया गया मात्र असम के लिए। यह एक ऐसा रजिस्टर था जिसमें जो भारत के मूल निवासी यानी असम के जो मूल निवासी थे उसमें इस रजिस्टर में उन्हीं के नाम होते थे जो असम के वास्तविक संस्थापक या असम के वास्तविक या मूल निवासी है। इस मूल रूप से यह केवल असम के लिए ही बनाया गया था। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी उस समय कुछ जो बांग्लादेशी थे वो भारत में भाग के आ गए। इस तरह से जैसे 1971 में लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी बीच में आई, तब एक नए देश का जन्म हुआ बांग्लादेश। अगर इसमें बताया गया कि जिस समय यानी जब बांग्लादेश बना उसके पहले, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान इसे पाकिस्तान जो है आज का पाकिस्तान वो इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलता था, यानी उस समय आज का बांग्लादेश पहले का पूर्वी पाकिस्तान था। यानी जिस समय 1971 में लड़ाई हुई उस समय पूर्वी जो पाकिस्तान था वहां के सैनिकों ने, वहां के लोगों ने बांग्लादेश पर इतना अत्याचार किया कि यहाँ की जो महिलाएं थी, जो सरकारी आंकड़ा कहता है लगभग 30,000 महिलाओं के साथ रेप किया गया। यानी ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा बोलता है कि लगभग 30,000, अगर वैसा आंकड़ा देखा जाए तो संख्या लाखों में पहुंच सकती है।
या हो भी सकता है कि लाखों में हुआ हो, लेकिन जो आंकड़ा बोलता है कि लगभग 30,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ था। तो इस वजह से वहां के लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित हुए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। अब जिस समय जैसे शेख मुजीबुर रहमान थे, वह जीते। अब जीतने के बाद पाकिस्तान बोलता है कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो आखिरकार वो था तो पाकिस्तान का ही, वो अपने ही लोगों को मार रहा था। यानी इस तरह से यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्यादती की जाने लगी बांग्लादेश के साथ। फिर बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने भारत से सहायता मांगी कि आप बांग्लादेश की सहायता कीजिए, और फिर इस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की सहायता की और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था उस समय जो सरकार थी यहाँ की, जब चल रहा था युद्ध, जब सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी वहां की, क्योंकि उस समय वहां पे भी पाकिस्तान का ही हस्तक्षेप था। इस वजह से भारत सरकार 2015 में इस रजिस्टर को बोला कि आप ये रजिस्टर बनाइए। 2015 में ये रजिस्टर बनना शुरू हो गया। इस रजिस्टर में मुख्यतया उन्हीं लोगों के नाम मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी सरकार ने कि अगर कोई व्यक्ति 24 मार्च 1971 यानी 24 मार्च 1971 के पहले यदि भारत आ गया है तो उसे आप CAA या जिस तरह से देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से आप उन्हें नागरिकता दे सकते हैं। अगर वह व्यक्ति 24 मार्च 1971 के पहले भारत आ गया है तो उसे NRC के तहत नागरिकता दी जा सकती है। NRC में कुल मिलाकर इस तरह से बनाई गई थी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, यानी NRC में 2 तरह की लिस्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि यदि आपके पास 2 तरह की लिस्ट थी, लगभग दोनों में मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट्स बताए गए कि इन 30 डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, चाहे आपका जब आए थे आप अगर भारत में पढ़ाई की, हाई स्कूल इंटर या किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा, जब आए थे प्लाट खरीदा होगा, मकान खरीदा होगा, या बैंक अकाउंट खोला होगा, या बीमा करवाया होगा, LIC बीमा करवाया होगा, कोई ना कोई काम ऐसा किया हो जिससे आपको ये प्रूफ हो जाए कि आप 24 मार्च 1971 के पहले भारत आ चुके थे। अगर आप 24 मार्च 1971 के पहले भारत नहीं आए तो आपको वहां की भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपको NRC से बाहर कर दिया जाएगा। और ये रजिस्टर काफी कारगर भी हुआ, क्योंकि इसमें छटनी में लगभग 20 लाख लोग के आसपास निकले भी इसमें। इन 20 लाख में के आसपास 13 लाख के आसपास तो हिंदू निकले। तो स्वाभाविक सी बात है, इनको तो मान्यता दे ही देगी सरकार, क्योंकि ऊपर कहा भी है, बताया भी कि जो CAA है वो ऐसे ही अल्पसंख्यक लोगों के लिए बनाया गया है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो रिलीजियस परसिक्यूट से या धर्म के नाम पर मारा पीटा गया हो, उसको भारत सरकार या भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो लगभग 7 लाख के आसपास लोग इसमें ऐसे पाए गए जो मुस्लिम थे, और मुस्लिम के साथ साथ उन्हें कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और इसमें कहा भी जाता है कि जो एक व्यक्ति के लिए, यानी जो सरकार कहती है कि अगर एक व्यक्ति का जो ये आए हैं, अगर एक व्यक्ति के लिए खाना खिलाया जाएगा तो एक दिन में वो 55 रुपए का खाना खा लेगा। यानी अगर एक व्यक्ति एक दिन में 55 रुपए का खाना खाएगा तो 7 लाख लोग हैं। 7 लाख लोगों को एक दिन का 55 रुपए का खाना होगा, 1 साल का भी जोड़ लिया जाएगा तो बहुत होता है, अरबों खरबों पहुंच जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो सरकार को घाटा ही है। अब बताया गया कि ये जो लोग हैं, इन्हें या तो सरकार भेजे बांग्लादेश, तो सरकार ने करने से मना कर दिया। अब बोले इसे यहीं रखेंगे। अब यहीं रखोगे तो इनके लिए अलग से आवास बनाना पड़ेगा या जेल बनाना पड़ेगा। जेल बनाओगे उससे भी खर्चा आएगा। तो अब बता दिया गया कि अगर आपके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सपोज दैट आप 23 मार्च 1971 के पहले आए थे लेकिन आपके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपके पास फिर उसके लिए टाइम दिया गया कि आप 120 दिन यानी 4 महीने तक, आप 4 महीने बाद तक अगर आप ये प्रूफ कर दें
कि आप भारत में 24 मार्च 1971 के पहले आए हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए आपको जिला न्यायालय जाइए। अगर जिला न्यायालय प्रूव कर दे कि आप 1971 के पहले भारत आए थे, या वह नहीं प्रूव कर पाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रूव कर दे कि आप 24 मार्च 1971 के पहले भारत आ चुके थे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो भी नहीं प्रूव कर पाता है तो आपको इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आपको जेल बनेगी, आपको उसी में रखा जाएगा। फिर हम देखते हैं जो एक होता है एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक बनता है। यानी ये सरकार सोच रही है कि पूरे भारत में हम लाएंगे एनपीआर। अब एनपीआर देखते हैं क्या होता है। तो सीएए और एनआरसी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि ये मुद्दा काफी उठता रहता है, सीएए और एनआरसी। अब हम लोग देखते हैं एनपीआर। अब सरकार बोल रही है कि एनपीआर पूरे देश में लाएंगे। एनपीआर पूरे देश में मतलब ये है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, यानी पूरे देश की हम जैसे हमारी जनगणना होती है ये उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ी कुछ खास बात होगी। खास बात ये होगी कि जो जनगणना है वो हर 10 साल में लाई जाती है। 2021 की जनगणना होने वाली हो रही है। तो इसी तरह से हम लाएंगे एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसमें ये बताया गया कि जिस तरह से जनगणना होती है ये सेम उसी तरह काम करेगा। बस अब इसमें ये एक आराम रहेगी कि जैसे जब जनगणना हो रही होती है तो एक परिवार में मान लिया 5 लोग रहते हैं। अब 5 में से 2 लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली कमाने गए और बाकी ये 2 लोग मान लिया कानपुर में रहते हैं। अब कोई जनगणना करने वाला गया व्यक्ति तो उसने बता दिया कि हम लोग 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो उन्होंने सीधे लिख लिया कि इस परिवार में 10 लोग हैं। जबकि जब दिल्ली में जनगणना हुई तो वहां भी देखा गया यहाँ कितने लोग, बोले यहाँ 2 लोग। देखो 10 लोग ये और 2 लोग ये, यानी 12 काउंटिंग हो रही है। जबकि जो एनपीआर बनाया जाएगा उसमें इस तरह नहीं पूछा जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि आप लोग कितने लोग हैं, तो वो बताएगा 10 लोग। फिर बताएंगे अब 10 लोगों में यहाँ कितने लोग हैं, तब बताएगा यहाँ 8 लोग हैं। फिर बताएगा 2 लोग कहाँ हैं, फिर वो पूछेगा 2 लोग कहाँ हैं, फिर बताया जाएगा कि 2 लोग दिल्ली में हैं। अब जब दिल्ली में काउंटिंग होने जाएगी तो दिल्ली में जब प्रक्रिया यही शुरू होगी तो वहां पूछा जाएगा आप पूरे 2 लोग आए हैं या 2 ही लोग हैं दुनिया में, या आप परिवार का केवल 2 ही लोग हो, बोले नहीं, बोले हम 2 लोग यहाँ हैं बाकी 8 लोग कानपुर में हैं या और कहीं पे भी हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि नहीं, सटीक जानकारी होगी कि नहीं इस परिवार में 2 लोग हैं, बाकी ये जब वहां का भी और यहाँ का भी दोनों मैच कर जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये परिवार इन्हीं का है। और ये आजकल पता करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हर चीज कंप्यूटर में जैसे डाला जाएगा 1 सेकंड में तुरंत मैच कर जाएगा कि ये यही व्यक्ति है। ये बनाया जा रहा है एनपीआर। एनपीआर बात समझ में आ गई होगी कि एनपीआर क्या है और एनपीआर क्यों लाया जा रहा है, यानी पूरे देश में अब लाया जाएगा एनपीआर। चलिए देखते हैं, कभी कभी समस्याएं और होती हैं। अगर हम बात करें जैसे किसी दूसरे देश में हम घूमने जाते हैं, किसी अन्य देश में भी या अपने पड़ोसी देशों में, कई देश ऐसे होते हैं जो हमें वीजा ऑन अराइवल करते हैं, या कई देश हैं जो वीजा मुक्त किए हुए हैं, या कई देश हैं जो वीजा देते हैं। तो जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है और ये कोई विदेश का देश है, ये कोई विदेशी है। तो जिस समय हम अपने देश से किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं, तो जिस समय हम अपने देश से किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम भारत सरकार से अनुमति लें। तो भारत सरकार के पास इतना टाइम थोड़ी कि आपको फोन करके बताए कि आप वहां जा सकते हैं, इस तरह नहीं जा सकते। तो वो क्या करती है, वो एक तरह का डॉक्यूमेंट्स बना देगी कि आप बाहर या भारत के बाहर जा सकते हैं। यानी भारत सरकार या अपने देश से अनुमति लेना, किसी दूसरे देश में जाना, वो कहलाता है
पासपोर्ट। क्या कहलाएगा ये? पासपोर्ट कहलाता है। यानी अपने देश से किसी दूसरे देश जाना, यानी जाने की अनुमति लेना कहलाता है पासपोर्ट। पास यानी जाने के लिए, पोर्ट यानी हवाई जहाज का, हवाई अड्डा का पोर्ट भी होता है, और बंदरगाह भी एक पोर्ट होता है। यानी चाहे हवाई मार्ग से जाइए आप, चाहे समुद्री मार्ग से जाइए, वहां से जाने का यानी पास आपको मिल जाएगा पोर्ट से जाने के लिए। अब किस देश जाना है? जो विदेश जाना है, तो आप विदेश वाले से पूछिए कि आप आपके देश में आना चाहते हैं। अगर वह देश आपको आने की अनुमति देता है तो वो अनुमति कहलाती है वीजा। यानी वो अनुमति अगर वो देश देता है तो वो कहलाता है वीजा। कुछ देश ऐसे हैं जो हमें अनुमति या यहीं से बनवा के जाना पड़ता है, काम बताना पड़ता है कि 6 महीने के लिए आ रहे हैं, कि घूमने के लिए आ रहे हैं, या नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह से किस काम के लिए आ रहे हो वहां, तो वो बताना पड़ेगा। विदेश में हम इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, या नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, या घूमने के लिए आ रहे हैं। अमेरिका वगैरह है, यहाँ जाने के लिए हमें वीजा जरूरत पड़ती है। ब्रिटेन जाओ, वहां वीजा की आवश्यकता होगी। यानी किसी भी देश जाने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता होगी। कुछ देश हैं जो बोलते हैं, जो जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, से जापान हो गया, वियतनाम हो गया, ये ऐसे देश हैं जो वीजा ऑन अराइवल देते हैं। यानी ये कहते हैं कि आपके पास पासपोर्ट है, आप टिकट लीजिए, तुरंत आ जाइए। यानी आप हवाई जहाज का टिकट लीजिए, आपके पास पासपोर्ट है, बाकी वीजा को मारो गोली, वीजा से कोई मतलब नहीं, आप तुरंत यहाँ पर आइए। और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपके लिए वहीं पे एक अलग से कमरा बना होगा, वहां पे जाइए और वहां पे अपना वीजा बनवा लीजिए। ये होता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल यानी वीजा ऑन अराइवल होता है, यानी जहां पर आप पहुंच के वहीं पर तुरंत जो जितना लगे 2, 3, 4, 5 हजार, वहां पे तुरंत पहुंच के आप वीजा बनवा लीजिए और आप घूम सकते हैं। जापान है, वियतनाम है, इस तरह के जो देश ज्यादा क्लोजली है या ज्यादा हमारे फ्रेंडली हैं, वो हमें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत को वीजा मुक्त किए हुए हैं। यानी आपके पास पासपोर्ट है, बस कोई दिक्कत नहीं, फिर वीजा की कोई टेंशन नहीं, चाहे जिसे जाके छुट्टा साढ़े से घूमो, कोई मतलब नहीं। जैसे नेपाल है, नेपाल के लिए कोई वीजा नहीं है। आप भूटान जाइए, कोई वीजा नहीं है। यहाँ पे जाने के लिए हमें केवल पासपोर्ट हमारे पास हो, आराम से जा सकते हैं। नेपाल में, नेपाल के लिए तो कोई बॉर्डर भी नहीं है, यानी बिना बॉर्डर के है। यानी जब चाहे सुबह नेपाल, शाम को इंडिया, यानी इस तरह बॉर्डर पे तो कोई बंदेज ही नहीं है। इस तरह से हम नेपाल में तो चाहे जितनी बार आते जाते रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर वीजा मुक्त है। और भी कई देश हैं जो वीजा मुक्त कर रहे हैं धीरे धीरे इंडिया को। यानी ये हमारा था, यानी पासपोर्ट और वीजा। यानी पासपोर्ट आपको 3 तरह से होता है। एक होता है पासपोर्ट मुक्त, यानी जिससे नेपाल हो गया। एक होता है वीजा ऑन अराइवल, यानी आप पहुंच के वहां पे वीजा बनवा लीजिए। अगर आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आप जैसे घूमने का वीजा बनवाते हैं तो वो सस्ता, यानी सस्ते में बन जाएगा, उसके साथ साथ जल्दी बन जाएगा। अगर आप इलाज के लिए 2-3 महीने गए, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। उसके साथ साथ अगर आप 6 महीने के लिए या साल भर के लिए नौकरी के लिए गए, उसमें और टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको फिर जॉब टाइम दिखाना पड़ेगा, यानी ये काम करने आए हैं, उसके लिए टाइम लग सकता है। और सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी और आसानी से मिलने वाला वीजा होता है टूरिस्ट वीजा। यानी आप अगर घूमने किसी देश गए हैं तो सबसे आसानी से मिल जाएगा, और घूमने जाने में उस देश का फायदा भी होता है। जैसे अपने यहाँ विदेशी लोग आते हैं, सबसे बड़ा फायदा होता है, ताजमहल देखने आते हैं, वो लेके आएंगे घूमने, पैसा लेके आएंगे, पैसा यही खर्चा करेंगे, जाएंगे तो उसके लिए टैक्सी चाहिए, खाएंगे, खाना तो भारत का खाएंगे। यानी हर चीज, यानी हर तरह से फायदा ही देते हैं टूरिज्म। इस तरह इसलिए टूरिज्म वीजा सबसे जल्दी और आसानी से मिल जाता है। तो ये होता है हमारे लिए, ये था वीजा और पासपोर्ट। यानी पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है। तो आज हम लोगों ने आपको जो संविधान था उसका भाग 1 और 2, यानी भाग 1 और भाग 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे भाग 3। यानी भाग 1 था, भाग 1 में था संघ, राज्य, क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4।
जबकि भाग 2 में था, भाग 2 में थी नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अब आएगा भाग, ये 2 था, एक था भाग 3। भाग 3 में आएगा हमारा जो मौलिक अधिकार वगैरह हैं या मूल अधिकार वगैरह हैं वो भाग 3 में आएंगे, यानी मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 36। तो अब ये हम देखेंगे अगले वीडियो में मूल अधिकार, यानी 12 से 35, सॉरी 36 नहीं 35, यानी 12 से 35 हम लोग देखेंगे मूल अधिकार नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद।